बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज। तो जनाब आपको बताएंगे कि अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। उनका ओहदा संभालते ही क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और कल जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं वो, और अमेरिका का नक्शा किस तरह से तब्दील करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया का नक्शा किस तरह से वो तब्दील करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी होगी तफसील से बात। और फिर बात होगी गजा में जंगबंदी की, जिसमें कैदी तबादले, बेघर फ़लस्तीनियों की घरों में वापसी हुई है। फ़लस्तीनियों ने फाइनली सुख का सांस लिया है और वो कब तक कायम रहता है ये सीज़ फायर, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसराइल कई बार अपने वादों के बरखिलाफ़ अपनी मज़ाहमत और जारियत को, बर्बरियत को जारी रखे हुए था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप इस विक्ट्री को क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके आने से ये अमन आया है। वो पीस मेकर का भी अपने आप को खिताब दे रहे हैं। कितना ये दावा सच साबित होता है, इस पर भी तफसील से बात होगी। और फिर बात होगी हुकूमत की तरफ से 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया गया है। हुकूमती कमेटी ने PTI के मुतालबात का जवाब भी तैयार कर लिया है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कराची में सर्दी मज़ीद बढ़ने की पेशगोई, पारा सिंगल डिजिट पर जाने का इम्कान है। कितनी शदीद सर्दी हो सकती है कराची में और किस हद तक पारा गिर सकता है, इस पर भी आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मनफी सोच इंसान को मुनाफकत तक कैसे पहुँचा देती है। दिमाग को मनफी सोच से कैसे दूर रखें और पॉजिटिव सोचें किस तरह से अपने माइंड में लाएं। तो इन तमाम पर हम बात करेंगे माहिरीन के साथ भी तफसील के साथ। और सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती जो है वो हल्फ उठा लिया है और सदारती कुर्सी संभाल ली है। मकीन तब्दील हो गया और मुझे बातें हो रही हैं जुनेद कि अब सुपर पावर जो है वो दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। दुनिया भर में बड़ी तब्दीलियां आने लगी हैं और कुछ जो इनॉग्रेशन की तकरीब थी नाज़रीन, वो भी अनोखी थी, क्योंकि अनोखे सदर हैं। खैर वो आ तो दूसरी मुद्दत के लिए। मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताऊं कि क्योंकि आज हमारी थोड़ी कॉफी लेट होगी तो जुनेद ने ये भी ट्रंप पे डाल दिया कि तब्दीली तो तब्दीली आ गई है। उसके असरात यहाँ पाकिस्तान में भी आना शुरू हो चुके हैं। 40 साल के बाद जो आउटडोर तकरीबात होती थी कैपिटल हिल में, जिसमें लगभग 2-2.5 लाख के करीब लोग मदऊ होते थे, मंदूबीन होते थे, गैर मुल्की सरबराहान। वो खैर मदऊ तो थे, लेकिन लोगों को मायूसी भी हुई होगी, क्योंकि वो जो वेट कर रहे होंगे टिकट्स लेके, उनको बरह रास्त वो देखने का जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना था सुपर पावर के इस बड़े इवेंट को, उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। हम एक रिपोर्ट देखते हैं इसके ऊपर तैयार की गई है और फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। साल के बाद ये तकरीबात इंडोर हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली 47वें सदर बन गए हैं अमेरिका के सुपर पावर के। और जो अपनी स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने रिवायती वही बातें कही हैं जो वो अपनी कैंपेन के अंदर कहते रहे हैं। बड़े तुंदो तेज उन्होंने अटैक्स भी किए हैं। तो कुछ झलकियां देखते हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। और ये थी तकरीब हल्फबरदारी, जिसमें अमरीकी सदर और नायब सदर की हल्फबरदारी की जो तकरीब हुई, उसमें सुबकदोश जो सदूर थे, जैसे कि जो बाइडन थे, सुबकदोश नायब सदर थे कैमला हैरिस, वो भी वहाँ पर मौजूद रहीं। साबिक सदर ओबामा भी वहाँ पर मौजूद रहे, बुश रहे, क्लिंटन। तो ये एक बड़ी अच्छी रिवायत उन्होंने कायम की है। दिलों में जो भी चल रहा हो, जितना मर्जी एक दूसरे को नापसंद करते हो, लेकिन ये अच्छा जेस्चर है कि वो तकरीब का हिस्सा बनते हैं। एक प्रोटोकॉल भी है, एक रिवायत भी है, उसका पास करते हैं। लेकिन मैं मुसलसल देख रहा हूं और तजियाकार भी इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि जो है ना, हल्के नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ना सिर्फ अपने मुखालफिन को वो पहले भी ललकारते थे, लेकिन एक तरफ वो बात करते हैं अमन की, कारोबार लाने की, इकॉनमी को बेहतर करने की, लेकिन जो जारियाना उनके अज़ाइम दिखाई दे रहे हैं, अपने नेबर्स को भी ललकारने का, वो सिलसिला भी जारी है। लेकिन जो साबिक सदूर की आमद हुई है इस तकरीब में, वो कितना खुशाइन था, ज़रा उसकी भी कुछ झलकियाँ देखते हैं। तो वो लिमिटेड तकरीब थी, लेकिन उसके अंदर अहम शख्सियात, जिसमें साबिक सदूर भी थे, अहम कारोबारी शख्सियात भी थी, वो भी पहुंचे। और पाकिस्तान की तरफ से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को तहनीती पैगामात पहुंचाए। वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पैगाम में पायदार पाक अमेरिका शराकतदारी को भी मजबूत बनाने और मिलकर काम करने का जाहिर किया। बिल्कुल जी, और कहा है कि हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये पैगामात
जो है वो दिए गए हैं, मुबारकबाद दी गई है और फिर इस तवक्को का इजहार भी किया गया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के साथ जो है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और मिलकर जो है वो तरक्की के लिए कोशिशें और काविशें की जाएंगी। तो हम लोग बात भी इसके ऊपर कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक नदीम आबिद साहब मौजूद हैं, एम्बेसडर अमेरिका से, और आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो मलिक नदीम आबिद साहब। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे पाकिस्तान, और हम तो ये सोच रहे थे कि आप इस तकरीब का हिस्सा होंगे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आप पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, दो बातें। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी और आपके व्यूअर्स को भी। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर फिजिकली टुडे। आपके शो में पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे रात को जिस वक्त इनविटेशन मिला तो मैंने आपके स्टाफ को कहा, मैं कहा जी नहीं, मैं तो लाहौर में हूँ, आई वुड लव टू कम टू द स्टूडियो। बहुत अच्छा हो गया। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी ऑनेस्टली। जहाँ तक आपने ये पूछा कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, बिल्कुल मुझे वहाँ होना चाहिए था, एंड आई हैड द फॉर्मल ऑफिशियल इनविटेशन फॉर द इनॉग्रेशन। लेकिन मेरी चूँकि यहाँ पे एंगेजमेंट थी, एक कॉन्फ्रेंस थी स्टूडेंट्स की इस्लामाबाद में, तो मेरे लिए पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो मुस्तकबिल के लीडर हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन माई अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट से तो मैं जाकर भी मिल लूंगा, लेकिन ये बच्चों का मुस्तकबिल मेरे लिए। बहुत अच्छा फैसला किया मलिक साहब। कैसी रही तकरीब ओवरऑल? एक तो ये कि जो नई रिवायत, बल्कि 40 साल के बाद ऐसा होना कि इंडोर तकरीबात का, उसमें फिर एक आजमाइश ये भी होगी ना कि किसको अकोमोडेट किया जाए, किसको बाहर रखा जाए। इस हवाले से भी बताइएगा। और क्या वाकई ये मौसम का मामला था या फिर लाइफ थ्रेट्स की भी रीज़न बनी? नहीं, मौसम का थोड़ा सा मामला ज़रूर था, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको इंडोर किया गया। और मैं आपको बड़ा खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया, तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी बताऊं इसमें। ट्रंप साहब के ऊपर एक तो वैसे भी लाइफ अटेम्प्ट हो चुके हैं, और फिर जो उनकी बातें हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स हैं कुछ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो रेलेवेंट हैं उसके जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ। जी। और प्रेसिडेंट कैनेडी ने चैलेंज किया था CIA को, और उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं इसको डिसमेंटल कर दूंगा, और उसके चंद रोज बाद उनको ख़त्म कर दिया गया। अब इस दफ़ा सेकंड टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी टोन थोड़ी सी सेंसिबल और माइल्ड है, बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने अपने इदारों को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने ऑलरेडी एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्ट होने के बाद दी थी कि इस मुल्क में ट्रू सेंसरशिप जो है उसको मैं ख़त्म करूंगा, चाहे वो इंडिविजुअल्स पे हो, चाहे वो इदारों पे हो, चाहे किसी पे भी हो। कोई इदारा अगर सेंसरशिप इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा, अगर इंडिविजुअल करेगा, दैट विल बी अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। उसके बाद ही वेंट वन स्टेप अहेड विदाउट नेमिंग एन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा, अगर मुझे ये मालूम हुआ कि कोई इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन आज़ादी के ऊपर कोई कदगन लगा रहा है या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इरादे तो बड़े सख्तगीर लग रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि वो थोड़े से मंझे हुए और एक्सपीरियंस सियासतदान के तौर पे मंजर आम पर आए इस बार दूसरी मुद्दत के लिए। लेकिन क्या हमने माजी में देखा जिस तरह से कि जो भी फैसले होते हैं वो पेंटागन के असरअंदाज होते हैं, सुदूर के ऊपर, ना कि सुदूर के फैसले उनके ऊपर असरअंदाज हों। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक भारी अक्सरियत के साथ आए हैं, ये अंडर प्रेशर रहेंगे पेंटागन के फैसलों के, या फिर जो ये प्लान करके आए हैं, जो वादे कर रहे हैं मुसलसल कैंपेन्स के अंदर भी, और ये गुज़िश्ता रात को भी जो स्पीच हुई है उन्होंने उसका दोबारा से रिपीटेशन की है, क्या वो कर पाएंगे? आपको लग रहा है? ये भी आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया, और मैं आई एम ग्रेटफुल कि आप अपने व्यूअर्स को बहुत एजुकेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली एक सेल्समैन है, जो उनकी जो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बेचना और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, उनको मॉनिटर करना है। जो असल पॉलिसी और स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो CIA और पेंटागन हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से वो प्लान करते थे और एनफोर्स करते थे। बट आई एम टेलिंग यू कि ये प्रेसिडेंट इज अनकन्वेंशनल, ऑल्दो ही इज रिपब्लिकन एंड आई एम ए डेमोक्रेट, बट आई स्टिल एडमायर हिम, कि वो जितनी पुरानी गलत रिवायात हैं अमेरिका की, 100 साल 150 साल, वो सबको चेंज करेंगे। लेकिन मलिक साहब, एक और चीज़ भी है, जो वो बयानात देते हैं उनसे वो लगता है कि बड़े क्रूशल होके चल रहे हैं, और अपने जो मुखालिफिन हैं या जो उनके हामी नहीं हैं उनके लिए टफ टाइम साबित होने वाला है। तो क्या इस बार भी आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा इस बार थोड़ा वो सेंसिबल हो गए हैं, थोड़ा सा वो समझदारी का सबूत दे रहे हैं उनके, लेकिन जो बयानात हैं उनसे नहीं लगता कि वो उन्होंने कुछ माजी से सीखा है, वो कि उन्होंने जो पिछले 6-7 साल हैं बड़े कठिन गुजारे हैं, हर तरह के उन्होंने केसेस का भी सामना किया है, हर तरह की मुश्किलात उनको फेस
फेस करनी पड़ी हैं। तो जो मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ी हैं वो अपने मुखालिफिन को भी वो दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में, जिस तरह का उनका वतीरा है, लगता है आपको? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एज ए लाइटर नोट, इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, मुझे लगता है कि हमारा कोई झूठा पानी पिया है उन्होंने, सो थोड़ा सा वो मुखालफिन के मामले में थोड़े से स्टफ हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, उनके साथ जितना ज्यादतियां पहले जुडिशली हुई, फिर उसके बाद इलेक्शन से चंद महीने पहले उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट भी की गई। अब मुझे बताइए, एक शख्स जब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो चाहता है कि मैं माइल्ड हो जाऊं, मैं पॉजिटिव हो जाऊं, मैं अपने मुखालफिन के साथ बेहतर सलूक करूं, आप बार 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 उसको पुश करते हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर। उसके लाइफ अटेम्प्ट भी की, उसको हर तरह की आपने अदालत के जरिए कोशिश की उसको इलेक्शन से बाहर रखने की, तो वो किस तरह पॉजिटिव रह सकता है? इंसान है ना। अच्छा, लेकिन मलिक साहब, हम देखते हैं कि वो खुद को कारोबारी शख्सियत क्लेम भी करते हैं, निगोशिएटर एक अच्छा क्लेम करते हैं, पीस मेकर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों में कोई दो राय नहीं है कि है भी सही, लेकिन ये जो खुद के अंदर जम करने की बातें हो रही हैं, चाहे वो कनाडा को हो, मैक्सिको को खलीज अमेरिका बनाने की बात हो, पनामा कैनाल को जम करने की बात हो, फिर दीगर ममालिक की पॉलिटिक्स के अंदर खुद बराह रास्त भी एलोन मस्क के जरिए भी इंटरफेरेंस देखी जा रही है, तो क्या पुरअमन तरीके से ये हो सकता है? ठीक है, गजा को उन्होंने एक सीज फायर करवा के एक गुड जेस्चर तो दे दिया, लेकिन क्या ये भी देरपा होगा, दूरस होगा? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ ऐड भी कर दूं। अमेरिका की एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से, हमें अमेरिका में अपने सिस्टम्स को रन करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए दूसरे ममालिक के रिसोर्सेज के ऊपर हमेशा से हमारी नज़र रही। और मोस्टली हमने जंगों के जरिए, कभी इराक के तेल पे कब्जा किया, कभी हमने अफगानिस्तान के उसमें रिसोर्सेज को चुराया, लीबिया के साथ हमने किया। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक कारोबारी शख्सियत हैं, वो जंग पे बिलीव नहीं करते हैं, और ये इवन एज ए पॉलिटिकल राइवलरी मैं ये स्ट्रांगली एडमायर करता हूं कि वो पीस पे बिलीव करते हैं। लेकिन पैसा तो हमें चाहिए अपनी इकोनॉमी में पंप इन करने के लिए। अब वो पैसा कहां से आएगा? जंगें तो हमने करनी नहीं है। लेकिन वो अपनी स्पीच में कह रहे थे वी विल फाइट 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 एंड वी विल विन विन विन, तो वो फाइट किससे होने जा रही है? क्या वो बातों की हद तक है या फिर अमली फाइट नहीं होगी? ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। बल्कि कल देखिएगा, अगर दिन चढ़ने के बाद उन्होंने पहला जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करना है वो यूक्रेन की वॉर के फंडिंग कंप्लीटली बंद करनी है, और ये भी उनका एक कमिटमेंट था। ट्रंप साहब की एक और खासियत ये है कि चाहे वो गुस्से में कोई बात करें या नरमी से या पॉलिसी की बात करें, जब वो बात कोई कह देते हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट जरूर। तो फिर इसका मतलब है, जिस तरह से वो कनाडा को कह रहे थे कि कैनेडियन जो है वो हमारे अंदर जम होना चाहते हैं और एक 51वीं रियासत को अमेरिका की बनाना चाहते हैं, फिर क्या हम ये समझें कि ये मुज़ाकरात के थ्रू जम कर लिया जाएगा, मैक्सिको को अमेरिकन मैक्सिको बना दिया जाएगा, या फिर पनामा कैनाल का मामला है, ये किस तरह से फिर हल होगा? क्योंकि आप अमन की बात तो कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमन की बात करते हैं, लेकिन उनके बयान में और उनके अमली इक़दामात में बड़ा तजाद होता है, वो करते कुछ हैं बोलते कुछ है। तो यहाँ पर क्या बातचीत से ही मामला हल हो जाएंगे ये वाले सारे? मैं अगर शेर का एक मिसरा छोटा सा आपको अर्ज करूं तो उसका जवाब भी हो जाएगा, इलेबोरेट भी मैं कर दूंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, कनाडा को जम करने की उन्होंने बात की। कनाडा क्यों अमेरिका में जम होना पसंद करेगा? पहली बात तो ये लीगली और टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं। टैरिफ की बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन कनाडा इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कनाडा का स्टिल जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग चार्ल्स है। सही। अब कनाडा के लोग तो खुद भी इस चीज़ को डिसीजन नहीं कर सकते हैं। अगर वो इलेक्टोरल प्रोसेस से उसके हक में, अमेरिका के हक में वोट देते हैं, तो साइन करने के लिए वो लेजिस्लेशन जाएगा किंग चार्ल्स के पास। क्या वो साइन करेंगे? सवाल ही पैदा। प्रैक्टिकली पुरान तरीके से मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी जो कैनेडियंस, मैं समझता हूँ कि चंद वो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं, यूथ है जो इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो शायद सोच सकते हैं। और वैसे भी डायरेक्ट बरतानिया के साथ जंग हो जाएगी अदरवाइज। एग्जैक्टली। और फिर तीसरी बात मैं आपको इकोनॉमी वाइज मैं आपको बताऊं, मेरा एज एन अमेरिकन सिटीजन 40% मेरी इनकम का डायरेक्ट टैक्सेस में जाता। कनाडा में आप 21%, 20% टैक्स देते हैं। क्या कैनेडियंस का दिमाग खराब है कि वो 20% अपने टैक्सेस में इतने गुना इजाफा करना है? और दूसरी बात,
जो एक मैं मेडिकेशन यूज़ करता हूँ अपने किडनीज के ट्रीटमेंट के लिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक महीने की जो दवाई है वो मुझे अमेरिकन सिस्टम के अंदर तकरीबन $3000 की सिर्फ एक दवाई एक महीने की मिलती है। कनाडा में वही चीज़ $700 की मिलती है। व्हाई वुड दे कम एंड जॉइन तो नहीं है मोर एक्सपेंसिव? अच्छा मलिक साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक और भी जो उनका काम है दूसरे ममालिक की सियासत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरफेयर करना। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं, या पाकिस्तान पूरा ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब सियासत में आने के बाद एक हम देखेंगे कि एक उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। और इमरान खान साहब भी शायद उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पीटीआई के दोस्त लगाए बैठे हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर भी वो इंटरफेयर करेंगे और किस हद तक कर सकते हैं? मैं फिर वही शेर पेश करूंगा आपकी इजाज़त से, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ये तो चले पीटीआई वालों की हो गई। लेकिन देखिए, नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनके दिमाग में एक ये चीज़ बैठ गई कि मुझे ये एक्शन लेना है तो वो राइट और रॉन्ग बाय हुक्स और क्रुक्स वो करेंगे। लेकिन एज ऑफ टुडे उन्होंने इस पॉइंट पे कोई ना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, ना पर्सनल उन्होंने अपने फीलिंग्स का इजहार किया है। सो एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, अगर उनके दिल या दिमाग में ऐसी कोई बात है तो ये सिर्फ वो जानते हैं या उनके बहुत करीबी लोग जानते हैं। अभी तक अमेरिका में ऑफिशियली या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉर्मली या पर्सनली उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान में इंटरफेयर करूंगा। और वैसे भी उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जो है ज्यूरिसडिक्शन अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं। वो उनका नारा भी यही है ना कि अमेरिका फर्स्ट, तो क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मफाद उनका वाबस्ता है इमरान खान से? तो वो तो बाज़ाहिर दिखाई नहीं देता, तो फिर ऐसा वो क्यों करेंगे? देखिए, उसमें मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई ये भी करता चलूँ, और इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बाय नेचर बीइंग ए बिजनेसमैन, और थोड़ा सा उनको जो पिछले एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ डील करना नॉर्मली प्रेफर नहीं करते। वो स्ट्रेंथन करना पसंद करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कल रात तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उनके कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप कनेक्शंस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एस्टैब्लिश नहीं। लेकिन मलिक साहब, एक चीज़ तो पॉजिटिव होगी कि जो एक सर्द मोहरी हमने देखी है जो बाइडन के दौर में, शुरू में खान साहब के कॉल्स अटेंड ना करना, फिर कोई सी बाकायदा वज़ीर ख़ारजा तक का पाकिस्तान ना आना, और एक खिंचाव का माहौल देखना, उसमें तो आपको लगता है कि एक बेहतरी आएगी, एक ताल्लुकात में पहले की निस्बत गर्मजोशी कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी भी एक रीज़न क्विकली डिफाइन कर दूं। देखिए, हुआ इस तरह था कि ड्यूरिंग द इलेक्शन ये जो एम्बेसीज होती हैं ना मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ की, वो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इस इलेक्शन में, लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर बैठ के पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब फंड रेजिंग किया करते थे प्रेसिडेंट बाइडन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब मुझे बताइए कि क्या उनकी इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट्स उनको अपने प्रेसिडेंट को नहीं देती होगी? प्रेसिडेंट बाइडन को ये रिपोर्टें मिली कि पाकिस्तान का एम्बेसडर ऑफिशियली बैठ के अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में फंड रेजिंग करता रहा है। और मैंने ये पहले भी एक प्रोग्राम में बल्कि ये सजेस्ट किया था कि पाकिस्तान के एम्बेसडर को फौरी तौर पर पाकिस्तान बुला के बरतरफ कर देना चाहिए। वो ही इज ट्राइंग टू हार्म द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, जो किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल सही। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर अमन का नारा है, तो अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, किसी भी सफारती ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तिजारती ताल्लुकात बेहतर होते हैं। डॉक्टर जमील खान साहब को भी शामिल करते हैं, और गजा के अंदर फाइनली सीज फायर हो चुका है। 50,000 से ज्यादा कीमती जानें तो गई, जिसमें अक्सरियत बच्चों की, ख्वातीन की है। नस्लकुशी भी हुई। कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर मलबा उठाने की कोशिश की जाए तो उसमें भी 14 साल लग जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि उन्होंने आके फ़ौरन ही सीज़ फायर कर दिया है, अमन का जो पैगाम है वो उन्होंने फैला दिया है। तो हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ मलक नदीम आबिद साहब भी मौजूद हैं। तो हम दोनों की राय जो है वो लेते रहेंगे। और सबसे पहले हम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब की जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आपके जो इस वक्त नुकसान हो चुका है गजा में, गो के अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसका अपने सर सेहरा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने अमन करवाया है, आपको लगता है कि ये देरपा होगा? और किस तरह से इसको आप लेते हैं सीज़ फायर को? कब तक ये, क्योंकि 3 मराहल हैं, इसके कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये दुनिया के बहुत सारे तजियाकार वो समझ रहे हैं कि पहला फेज़ अल्लाह अल्लाह करके अगर गुजर जाए
तो दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको जारी रख सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू खुद और उसके अलावा जो डिफेंस सेक्रेटरी अभी अमेरिका के डेजिग्नेट हुए हैं, जो आज से बन जाएंगे, तो वो उन्होंने भी कह दिया है कि इजराइल पूरी कुव्वत के साथ दोबारा हमला कर सकता है अगर कोई वायलेशन हुई, और वायलेशन की डेफिनेशन इजराइल ने करनी है, हमास ने नहीं करनी है। तो ये तो एक जो महसूस हो रहा है कि ये फ्रेजाइल किस्म का एक पीस प्लान है। ये वही पीस प्लान है जो कोई मई 2024 में जो बाइडन ने, यही टैक्स है जो उस वक्त टैक्स था जो बाइडन ने फ्लोट किया था। उस वक्त 36,000 जी लोगों की शहादत हुई थी, बच्चे बूढ़े शामिल। बिल्कुल। और अब देखिए और जमील साहब, अभी क्या तवक्को की जा सकती है, क्योंकि माजी में इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर भी फ़लस्तीन का या उसे अलहदा रियासत के तौर पे तस्लीम करने का कहीं तज़किरा नहीं था। चलें, सीज़ फायर का क्रेडिट तो वो ले रहे हैं और हो चुका, खुशाइंद है। अगला स्टेप क्या होगा आपकी नज़र में? जी, अगला स्टेप ये होगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड पे खदोखाल हैं उसको बढ़ाया जाएगा। और अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली एक प्रोटेक्शन है इजराइल को। और वो क्यों है, कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जितनी सेक्रेटरीज अपॉइंट हो रहे हैं और एडवाइजर अपॉइंट हो रहे हैं, जिसमें कि मरियम एडल्सन हैं, जो कि उनकी प्रो इजराइल बहुत बड़ी बिलियनर हैं और वो शुरू से प्रो इजराइल रही हैं, इजराइल के फायदे में बात कर रही हैं। माइक हलाबी हैं जो कि यूएन के, जो इनके यूएस के एम्बेसडर इजराइल जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नो सच थिंग एज वेस्ट बैंक, यानी वेस्ट बैंक को आप अनेक्स कर लें। जो आगे जाके जो उनके माइक वॉल्स हैं, वो कहते हैं कि वी सपोर्ट अनदर ऑफेंसिव ऑफ इफ वायलेशन टेक्स प्लेस इतना। तो वो उसी तरीके से उनके डिफेंस सेक्रेटरी की बात सुन लें। वो कहते हैं कि इफ यू लव अमेरिका यू लव इजराइल। और डॉक्टर साहब, फिर तो ये लगता नहीं है कि ये दूरपा होगा और ये ज़्यादा देर तक चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने मफादात या अपने उनकी जो मोहब्बतें हैं वो भी इजराइल की तरफ हैं। तो फिर अगर पूरी की पूरी उनकी काबीना भी मोहब्बत रखती है इजराइल के साथ, तो आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म चल सकेगा? और फिर अगर हम पूरे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देख लें तो किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब और ये तमाम तर सिचुएशन? डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए, क्योंकि मशरक़ वस्ता पूरी उनकी सारी का सारी डिपेंडेंस और लीनिंग है टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी सारी दौलत भी वहां पड़ी हुई है, उनकी लीनिंग भी, उनको प्रोटेक्शन भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके यूएस के बेसिस भी उधर ही हैं, यूएस के बहरी बेड़े भी उधर ही हैं। तो जाहिर है उनको जो जिस तरह कहा जाएगा वो करेंगे, जैसे पहले हो रहा है। आप देख लें कि ओआईसी के चार्टर में प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि मस्जिद अक्सा जो है वो उसकी पासदारी की जाएगी मुसलमानों के लिए, और सारे मेंबर्स ने उस पर एंडोर्स किया हुआ है। और दूसरा कि जो 1967 की जितनी जमीन में का कब्जा हुआ है उसको छुड़वाया जाएगा और फलस्तीन का साथ दिया जाएगा। ये सारी चीजें प्रीएम्बल में और उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है ओआईसी के, लेकिन आज तक उस पर कोई आवाज नहीं उठा सका। इस बार क्या तो इस पे अमल दरामद होगा, ये भी बड़ा सवाल है। जमील साहब हमारे साथ मलिक नदीम आबिद साहब भी हैं, और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है, जो नस्ल कशी हुई है, इसको बेहतर अंदाज में मलिक साहब इसकी तर्जुमानी कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या ये सारे जो गुनाह हैं वो छुप जाएंगे सीज़ फायर के बाद? और क्या वो जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि देरपा होगा ये अमन या सीज़ फायर, फ़लस्तीन को एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किए बगैर? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि ये अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट स्टेप है कि कम से कम जो एड वर्कर्स जा रहे हैं और एड जा रही है, लोगों को खाना पीना और ये सारी मेडिकल सप्लाइज मिल रही हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये पिछले 15 महीने के बाद ये वाहिद पॉजिटिव स्टेप था जो लिया गया, और इसमें कम से कम फ़िलहाल हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो ज़ाती प्रेडिक्शन है, नोइंग अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड डोनाल्ड ट्रंप, मेरा ख्याल है कि अगले 4 साल में ट्रमेंडस चेंजेस आएंगी वहाँ पे सिनेरियो में, मिडल ईस्ट में। और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, अगर उनकी अपनी जो लोकल पैलेस्टीनियन लीडरशिप है वो भी काफ़ी डिवाइडेड है, अगर वो यूनानिमसली एक मुतालबे को पेश करते हैं तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी
कि हम इंडिपेंडेंट जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन उसको अगले 4 साल के अंदर अंदर देखने में कामयाब भी हो जाएं। जहाँ मलिक तक साहब, आपने ये क्वेश्चन किया जी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, ह्यूमन राइट वायलेशंस जितनी हो चुकी हैं उसका तो कोई मैं समझता हूँ ना तो कोई मिसाल इससे पहले मिल चुकी है, ना उसका कोई अब तोड़ हो सकता है, ना उसका कोई अब किसी किस्म का कोई मलिक साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे ना मलिक साहब, इससे पहले अगर आप देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह से उनका रहा है कि वो अपने अमन की बात करते हैं और अमन कायम भी हो जाता है या वो जंग बंदी कर भी देते हैं, लेकिन फ़लस्तीन का वतीरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहा है। फ़लस्तीन इससे पहले भी कई बार खिलाफ वर्जियाँ करता आया है और थ्रू आउट जंग के अंदर, सॉरी इजराइल जो है थ्रू आउट खिलाफ वर्जियाँ करता आया। और इस बार क्या आपको लगता है कि इजराइल अपने जो मुआहिदा हो रहा है, जो सीज़ फायर मुआहिदा है या जंग बंदी जिस तरह से मुकम्मल तौर पर तीनों फेजेस की मुकम्मल हो जाने के बाद उस पर कायम रह पाएगा, क्योंकि उसका तौर तरीका कुछ और है, वो किसी को फॉलो ही नहीं करता? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये इजराइल की हठधर्मी नहीं है, ये सिर्फ नेतन्याहू की हठधर्मी है। इजराइल के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है, रेजिस्टेंस है जो इजराइल की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस। वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं उसकी गवर्नमेंट के, नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और अब वक्त आ गया है कि वो खुद अपनी नई एक लीडरशिप को इलेक्ट करेंगे। जिस वक्त वो नई लीडरशिप को इलेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर के पैलेस्टीनियन और इजराइल के दरमियान ज़्यादा पुरअमन किस्म के मुआहदे भी होंगे और ज़िंदगी भी बेहतर होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी शख्स, चाहे वो जूइश हों इसराइली, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हों, हर शख्स का हक है और उनका दिल चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी जंगो जदल, कत्लो गारतगरी और खून खराबे से हट के पुरअमन तरीके से गुजारें। और इसराइल के लोग खुद भी अब चाहते हैं कि अमन के ज़रिए रह सकें, लेकिन अब निगोशिएशन ये होनी है कि क्या वो जो एरियाज़, जो टेरिटरीज़ जिन्होंने इसराइल ने कब्ज़ा किए हैं, क्या वो उनको वापस किए बगैर पैलेस्टाइन को, पैलेस्टीनियन लीडरशिप उसको, अमन को कबूल करेगी कि नहीं। अब ये बारगेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन किरदार अदा करेगा जमील साहब आपके ख्याल में इस बारगेनिंग में? और वो जो नक्शा जारी किया है ग्रेटर इजराइल का, हम देख रहे हैं कि एक एक करके अपने तमाम अहदाफ तो हासिल कर रहा है, अपने मुखालफिन को पिछाड़ रहा है, उनके सोर्सेज को, उनके सरबराहान को, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, लीबिया हो या सीरिया हो, ये सारे जो मुखालिफिन थे उनको एक एक करके उसने मलियामेट कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि अब एक तो कौन किरदार अदा करेगा मुज़ाकरात के लिए, और क्या अगली बारी ईरान की है? अब जरा एग्जामिन कर लेते हैं जो सतही तौर पर बात मालूम हो रही है, और जो अगर गुज़िश्ता तमाम बयानात का अगर अयादा करें आप डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथियों का, तो ईरान की और इजराइल का, तो ईरान की बारी तो है ही है। लेकिन ईरान ने एक अच्छा कदम उठाया है 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने अपना डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट रशिया के साथ कर लिया है और सिक्योरिटी के भी उसमें मुआहदे कर लिए हैं। तो अब अमेरिका के लिए थोड़ा सा एक काउंटर बैलेंस जो है वो सामने खड़ा हो गया है। पहले भी था, लेकिन शायद इजराइल ड्रैग कर लेता है अमेरिका को। इजराइल की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से उनको ड्रैग करके अमेरिकन को और हमला कर दे ईरान पर, ये उसकी मंशा। और इसमें जो हमारी गल्फ कंट्री के ब्रदर मुल्क हैं, उनको भी उनका नजरिया भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो लिहाजा अब ईरान के ही डायनामिक्स, ईरान को देखते हुए मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स अब तय होगी। जहां तक फलस्तीनियों का ताल्लुक है, गो कि हमास की रेजिस्टेंस अभी भी कमर तोड़ी है, लेकिन फिर भी 17,000 जंगजुओं को जो हलाक किया गया है, शहीद किया गया है, उनको उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ से लगता यही है डॉक्टर साहब कि तमाम तर नजरें जो अमेरिका के ऊपर हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं इजराइल को, और इजराइल को अगर हिमायत हासिल नहीं होती अमेरिका की तो वो इस हद तक नहीं जा पाएंगे और ये जंग बंदी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक नदीम आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अब तक की बड़ी खबर जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, ट्रंप आ चुके हैं फाइनली व्हाइट हाउस में, और जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उस पर तबसरे और तज्ज़िये जारी रहेंगे। और ख़ासतौर पर यह भी देखना होगा कि चाइना के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, और फिर क्रिप्टो करेंसी जिसको वो एक अहम टूल समझ रहे हैं और उसको बड़ा हाइप भी मिल रही है के अंदर। बिल्कुल काफ़ी हाइप मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। के असरात क्या होंगे, कितना उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिस पे तबसरे और तज्ज़िये आने वाले वक्तों में जारी रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए सियासी मंजरनामे की। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने जो मुतालबात हैं उसको तहरीरी तौर पे हुकूमत के हवाले कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत इनकारी है और हुकूमत का ये कहना है कि वो जो 9 मई के वाक़यात हैं उसको लेके किसी किस्म का जुडिशल कमीशन बनाने पे तैयार नहीं है। तो क्या इस इनकार के बाद ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं? पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, क्या होने जा रहा है? हुकूमत तो किसी भी तौर पे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही, तो क्या अब लगता है कि मुज़ाकरात के कोई नतीजा खेज साबित हो सकेंगे और फिर क्या लचक फाइनली हुकूमत दिखाएगी या फिर पीटीआई? अब आप खुद सोचें कि ये दोनों जो पार्टीज हैं, एक गवर्नमेंट है और एक ऑपोजिशन, ये अगर आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते तो ये अवाम का क्या काम करेंगे? मुझे आप बता दो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक को आप ब्लेम ना करें। ताली दो हाथ से बजती है और अगर ये वेदर गवर्नमेंट हो या किसी को हम ब्लेम करें, हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक बड़े भाई की तरह वो कंडक्ट करता है अपने आप को, और ऑपोजिशन जो होती है वो ऑपोजिशन करती है एटलीस्ट इस वक्त पे वो कहते हैं ना, तनकीद बराए तामीर रादर देन तनकीद बराए तनकीद करे। तो इस लिहाज से जो आपका बुनियादी सवाल है, नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का। सब आप भी सवाल करेंगे, 10,000 चैनल और भी सवाल करेंगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और यही वजह है कि आप और मैं, हम वो बातें कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं अवाम के साथ, एक्सेप्ट अवाम ये कहती है खुदा के लिए दोनों बैठ जाओ, ये एक दूसरे के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई जो थी आपने इसको बात खत्म की करो। है और कि अवाम का नुकसान होता है और अवाम अब ये चाहते हैं कि ये मिल बैठकर तमाम मामला हल हो जाएं अफ़वाम तफ़हीम के साथ, जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। गो के मुज़ाकराती कमेटियां बना दी गई हैं, दोनों जमातों की जानिब से मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात में दोनों जानिब से इस तरह की शराइत रखी जाना कि जो कि ना मानी जाएँ, अल्टीमेटली होगा क्या? क्या फिर से पीटीआई की जानिब से, क्योंकि मुज़ाकरात हमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो क्या आवाम सड़कों पर आएंगे, पीटीआई फिर से एक कॉल देगी, होगा क्या इसके बाद? क्योंकि जो मुतालिबात आप देख रहे हैं, सबसे पहला मुतालिबा था जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस वक्त गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं है और मेरे ख्याल में रिहाई के लिए भी एग्री नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले इशाल, जब हम ये कमीशंस की बात करते हैं, ये एक आपका एक बुनियादी फेलियर होता है कि आप हर किस्म की कमीशंस बना देते हैं। आपके इदारे जो हैं ये उसको कंडक्ट खुद ही करना चाहिए, और इदारे जब फेल हो जाते हैं फिर आप कहते हैं कमीशंस बनाओ। कमीशन के अंदर वो लोग होते हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई क्या आना है, कोई इधर से उठा लिया, कोई उधर से उठा लिया, एक कमीशन बना दी। कमीशंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इदारों पे ट्रस्ट करें, जो मर्जी इदारा है उस पे ट्रस्ट करें और ट्रस्ट के साथ आगे जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो हम एक दूसरे को हमने ट्रस्ट एक करते ही अगर नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए इदारों के, तो फैसले होने से पहले ही वो फैसले सबको पता होते हैं। इस बार भी जब 14 साल की या 7 साल की सज़ा हो रही थी तो सबको पता था और वो खबर लीक भी हो चुकी थी। तो ऐसे सूरत हाल में इदारों पे कैसे ट्रस्ट किया जाए मीर साहब? और एक मुतालबा जुडिशल कमीशन का तो रद्द कर दिया, जो दूसरा मुतालबा है रिहाई का, बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर जो असीरान हैं, क्या अब दूसरा मुतालबा हुकूमत मानेगी आपके ख्याल में? देखिए, हमने इस चीज को एक बड़े, आप कह लो कि एक संजीदा तरीके से इसको एनालाइज करना है। नवाज शरीफ पे आपने कितने केसेस बनाए, आपने आसिफ अली जरदारी पे कितने केसेस बनाए, मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ, वो कोर्ट्स के थ्रू बाहर आए हैं। इस तरह बाहर नहीं आता कोई। अगर इस तरह बाहर कोई भी हो, वेदर इट इज इमरान और ए और बी और सी, अगर आप इसी तरीके से निकालते रहेंगे तो फिर आपका अदालती निजाम जो है इस पे क्वेश्चन मार्क आएगा। यही लोग जो आज कहते हैं कि जी इनको इधर निकाल दो, मैं कहता हूँ ये इनोसेंट है, आर्गुमेंट से मैं कहता हूँ इनोसेंट है। इनोसेंट या गिल्टी ये फिर भी कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगे, लेकिन आपने ये देख लिया, ये जो जजमेंट आई है, पूरी दुनिया इसको गालियां निकाल रही है। अब क्यों निकाल रही है सबको पता है, अब हम क्या बात करें? लेकिन पीटी साहब, ये तो पीटीआई के अपने दोस्त जो हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि हमें तो ऑप्शन दी जा रही है कि आप बनी गाला में नज़रबंद हो जाएं या वहां पर आप हाउस अरेस्ट हो जाएं। ये ऑप्शन फिर उन्हें कौन दे रहा है? क्योंकि पीटीआई के दोस्त अगर ये कह रहे हैं तो जाहिर है कि कोई ना कोई बैकडोर राब्ते वो रखे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ या कहीं और पर। तो अगर उन्हें ये ऑप्शन दी जा रही है, खान साहब ने अगर बाहर ही आना है, तो फिर तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, फिर वो इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? इशाल, जिस वक्त उन्होंने ये ऑप्शन ले ली, आप कह लें कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा। इमरान खड़ा हुआ है एक अपने स्टैंड पे, गलत हो सही है, ये उसका फेल है, लेकिन
ये जो कह रहे हैं कि ऑप्शन वहां ले लें, अवाम कहेगी और यार हम आपके लिए निकलते हैं, आप जाके आराम से घर पे बैठ गए हैं, आप किस किस्म के लीडर हैं? सो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठेगा। वो नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा। मैं इसको यार मैं उसको बचपन से जानता हूँ, आई नो। वो कभी भी इस तरह नहीं करेगा। वो वेट करेगा, उसका एक स्टांस है, जैसे मैंने पहले कहा, उसके लिए गलत हो सही हो जो भी हो वो उस पर खड़ा रहेगा। अब बात आती है, हमें चाहिए इंसाफ, किसी के खिलाफ मत करें। मैं तो नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने किया तो मैं वहां भी खड़ा था नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ, कि क्या मजाक करते हैं यार अपनी लीडरशिप के साथ। जो भी आया आप उसको अंदर कर देते हो। हमारा कल रात को मेरे पास वो चौधरी सरवर आए थे, फॉर्मर गवर्नर। मैंने यही कहा, मैं सरवर साहब आप यूके के पहले मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन, आपने देखा है कि वहां गलतियां होती हैं, लेकिन क्या यहाँ इस तरह की कोई चीज है कि हम हर एक को गंदा कर देते हैं पाकिस्तान में? आपने किसी लीडर को छोड़ा है? यहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है मीर साहब, वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर खान साहब के लहजे में या उनके तौर तरीकों में लचक ना आई तो फिर आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट या नेगोशिएशन या फिर क्या वो बाहर आ पाएंगे इन तमाम मुज़ाकरात की बिना पर भी, कि वो आने के बाद तमाम लोग यही समझेंगे या सियासी जमातें ये समझेंगी कि फिर आने के बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी बानी PTI की जानिब से, जो कि वो पहले भी करते आए हैं? तो फिर इस तरह से तो वो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। सियासत वो अंदर बैठ के तो कर नहीं सकते हैं, फिर भी खत्म ही है। आपने जो सवाल किया है इशाल, ये बड़ा छुपा हुआ सवाल है, इसके अंदर बड़े जवाब हैं। बात ये है कि वो कहते हैं ना कि हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आप इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो, और एक वक्त आ जाता है ये टूट जाती है। अल्लाह ना करे ये स्ट्रिंग टूटे, अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए। और मैं समझता हूं कि मैं अभी भी कई दफा आपके शोज में भी मैंने पहले भी कहा है, यहाँ सिर्फ एक शख्स जो है वो इसको सब ठीक कर सकता है, सिर्फ एक। ये सारे होते हैं ना जब चीफ जब मिलिट्री टेक ओवर करती है, एक आदमी करता है ना, तो अभी भी मैं कहूंगा वो एक शख्स कौन है मीर साहब? प्लीज, जनरल आसिम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यही ठीक करेंगे और कोई नहीं कर सकता, बिलीव मी। तो और इन्होंने जाना भी उधर ये सब ने। सो वो अगर आ जाए और इनको एक क्लोज डोर के अंदर एक मशवरा दें कि भाई देखो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, अब हमारे इंस्टीट्यूशंस खराब हो रहे हैं, तो प्लीज आप बैठें। वो अगर कर दें, बिलीव मी, मैं समझता हूँ कोई हल निकल सकता है। वरना ये आपस में जो आप बार बार सवाल हर प्रोग्राम में डेली आप करते हैं और करते हैं, यही सिलसिला चलता रहेगा। मुझे बताओ कितनी देर हो गई है? ये तो मजाक हो गया। ये मजाक कब तक चलेगा? ये कितने मजाक कब तक चलेगा? सोचना होगा तमाम स्टेक होल्डर्स को और किसी ऐसे हल की तरफ आना होगा जिसमें अवाम की कामयाबी हो, जिसमें पाकिस्तान की कामयाबी हो। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कोई पॉजिटिव हल निकल सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नई डेवलपमेंट की, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की। PI की पहली परवाज़ जनाब न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फाइनली लैंड कर गई है। बिल्कुल खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मुकम्मल तौर पर फॉल हो चुका है। कराची से PIA की ये पहली कमर्शियल परवाज़ थी जो कि गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई है और कराची से PK की ये 503 फ़्लाइट है न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पहुंची है और एहतमामी परवाज़ का रनवे पर वाटर कैनन से इस्तकबाल किया गया। और ये शानदार जो है एयरपोर्ट है जिसमें वाटर सल्यूट पेश किया गया। ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वज़ीर दिफा वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर शेख जाफिर खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी थे, देखे जा सकते हैं। खुशाइंद है और जो लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे उन सबको इन अहम शख्सियात ने काबीना की वहाँ पे वेलकम किया है, जिसमें वज़ीर आला भी बलूचिस्तान के मौजूद थे। उन मुसाफिरों को फूल पेश किए गए हैं। उम्मीद करते हैं खैराफियत के साथ, कामयाबी के साथ ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता रहे। और ये फाइनेंस में कितना मददगार साबित होगा जुनेद, क्योंकि जब डायरेक्ट गवादर में एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स उतरेंगी तो ये हमारी इकोनॉमी में कितना बूस्ट होगा, किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट करेंगी। यकीनी तौर पर जब मुसाफिर इस पर सफ़र करेंगे, गवादर को देखने के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे, तो एक रेवेन्यू में तो इजाफा होगा ही, लेकिन गवादर की खूबसूरती एक्सप्लोर कर पाएंगे वो मुसाफिर जो वहाँ तक पहुँचेंगे। पहली कमर्शियल प्रवास थी, इसमें 46 मुसाफिर थे जो कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे और सुबह 9:50 पर कराची से उड़ान भरी थी इस तैयारे ने। 11:15 पर गवादर में लैंड किया। खूबसूरत मनाजिर देखे जा सकते हैं। अभी यकीनी तौर पे काम बहुत सा होना बाकी है, लेकिन ऑपरेशनल हो चुका है ये एयरपोर्ट। यकीनी तौर पे वहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत खुशाइंद है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये खबर तो 11 दिन पहले की है कि एक 7 साला बच्चा सारिम लापता हुआ था और उसके बाद उसकी इतनी तलाश के बाद भी बच्चा नहीं मिला और बिलाखिर 11 दिन के बाद वो बच्चा वाटर टैंकर से उसकी लाश मिल गई है। और अंधोनाक वाकया है, एक तो आजमाइश है वालिदैन के लिए और सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो हुकूमतें हों या ओहदेदारान हो, कि आप क्यों आखिर प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। ये एक वाकया नहीं है, नन्हा सा बच्चा है। अभी इस बच्चे की फर्स्ट इनिंग थी लाइफ की, जिसके अंदर उसने खेलना था, सीखना था। बहुत से ख्वाब होंगे इस अपने बच्चे के अपने भी और इसके वालिदैन के भी, इस बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर, लेकिन वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए। और अब देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है और इसके साथ बताया जा रहा है कि ज़्यादती हुई है और फिर इसकी गर्दन की हड्डी टूटी भी है और लाश जो है वो एक वाटर टैंकर से मिलना, मतलब पहले तो ये जो लोग हरकत करते हैं, जिस तरह से वाटर टैंक है उसके अंदर से जो घर के अंदर रखे जाते हैं वाटर को सेव करने के लिए, उसके अंदर से उसकी लाश मिलना कहीं ना कहीं लगता है कि कोई अपना ही इसका जिम्मेदार है, कोई आसपास का जिम्मेदार। जरा तफसीलात जान लेते हैं। औरंगजेब जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब जब्बार, पहले तो पुलिस ख़ानदान की, उसकी फैमिली की किरदार कुशी करती रही है, लेकिन अब ये पता चला कि वो बच्चा ज़्यादती के बाद मारा गया है। क्या हक़ाइक़ सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब ये बच्चा जो है वो लापता हुआ था 7 जनवरी को, तो उसके बाद से जो है वो पुलिस ने अपने रिवायती बोंडा अंदाज जो है तफ्तीश का वो इख्तियार किया था। उससे बच्चे की जो है वो तलाश के बजाय ये देखा गया कि पहले जो है वो फुप्पो को, फिर खाला को और फिर वालिद वालदा को जो है वो अलग अलग से तफ्तीश की गई, लेकिन बच्चे को जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। जिसपे जो है वो जब इस बच्चे की लाश मिली थी तो बच्चे के जो अहले खाना है वो शदीद जो है वो गम गुस्से का इजहार कर रहे थे और पुलिस को जो है वो इस कत्ल का जो है वो जिम्मेदार करार दे रहे थे। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो है वो इसकी जिम्मेदार भी जो है वो पुलिस ही मालूम होती है, क्योंकि बच्चे को जो है वो ढूंढने के बजाय इससे जो है वो फैमिली के मुख्तलिफ लोगों से जो है वो तफ्तीश की जाती रही, लेकिन बच्चे को जो है वो ढूंढना नहीं। अच्छा, औरंगजेब ये भी बताएगा कि बच्चा 11 दिन पहले गुम हुआ था, लाश कहाँ से मिली है, किस इलाके से मिली है, क्या घर के वाटर टैंक से मिली है? जी देखिए, ये एक रिहायशी अपार्टमेंट है। उस रिहायशी अपार्टमेंट में जो है वो तकरीबन 212 फ्लैट्स हैं। 212 फ्लैट्स के लिए जो है वो जेर जमीन पानी के उस अपार्टमेंट में 4 टैंक है और ऊपर भी जो है वो 6 टैंक है जो घरों को जो है वो पानी सप्लाई होती है। इन 4 टैंक में से एक टैंक जो जेर जमीन टैंक था पानी का, उसके अंदर से जो है वो इसकी लाश मिली है, क्योंकि अहले खाना और मोहल्ले वाले ये बताते हैं कि इस टैंक को जो है वो पहले भी 2-3 बार चेक किया गया था। उस वक्त जो है वो सारी की बॉडी वहाँ पे नहीं थी, तो मुमकिन तौर पे जो है वो इसे कुछ रोज बाद कत्ल करने के जो है वो बॉडी वहाँ पर फेंकी गई है। अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें भी जो है वो 5 रोज पुरानी इस लाश को पता। तो ये तो फिर पुलिस की जानिब से गफलत बरती गई है। अगर बर वक्त बच्चे की तलाश कर ली जाती, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 5 दिन पुरानी लाश है, तो बच्चे को जिंदा भी तलाश किया जा सकता था, उसके पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सकता था उसे जिंदा हालत में। पुलिस की नेग्लिजेंस है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्यों इतनी देर कर दी गई, बच्चे को ढूंढने में ताखीर का शिकार क्यों हो गए? देखिए, पुलिस का जो है वो एक रिवायती अंदाज है कि जब जो है वो कोई मुद्दई जाता है तो सबसे पहले ही जो है वो उसे जो है वो मशहूर नजरों से देखा जाता है और वहीं से तफ्तीश शुरू की जाती है। और इस केस में भी यही हुआ है कि पुलिस ने जो है वो अपना जो पुराना एक तरीका है तफ्तीश का, उसे जो है वो आजमाया है और जो मुद्दई लोग थे, यानी उसका बाप, उसकी वालदा, साला पुप्पो, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। अच्छा, और औरंगजेब जब्बार, अब जबकि कत्ल हो चुका, ज्यादती भी हो चुकी बच्चे के साथ, क्या अभी मुल्जिमान को तलाश करने के लिए संजीदा कोशिश हो रही है? कब तक तलाश हो जाएगी, कोई यकीन दहानी? जी हाँ, बिल्कुल। अब जब जो पुलिस को जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिटर्न में मिली है तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने थोड़े से होश के नाखून लिए। कल जो है वो बताया गया कि रात में पुलिस ने एक अपार्टमेंट जिसका नाम बैतुल अनम है, वहाँ पे जो है वो दोबारा रेड की CPLC के साथ, और जो इन अपार्टमेंट में जो बंद फ्लैट थे वहाँ पे जो है वो छापे मारे गए हैं। इस फ्लैट से जो है वो एक बैकसीट। अच्छा, घर वालों ने किसी पर शक का इजहार किया? मुमकिन तौर पे कौन हो सकता है? फैमिली के अंदर कोई करीबी था और जहाँ पे ये फैमिली रहती थी, क्या कोई ये मुख्तलिफ स्टोरीज की बिल्डिंग है जहाँ पे और फैमिलीज भी रिहाइश पजीर हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरा अपार्टमेंट है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 212 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। तमाम ही जो है वो यहाँ पे फैमिली रिहाइश पजीर है और यहाँ पे जो है वो काफी पुरजूम सा ये अपार्टमेंट है। उसके अंदर शहर वगैरह है, वहाँ पे लोगों की चहल पहल रहती है, बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं। ये साहिल भी जो है वो अपने भाई के साथ मदरसे से वापिस आ रहा था कि बीच से ही जो है वो लापता हो गया और फिर जब उसकी लाश मिली और लाश के बाद जो है वो मजीद पहलू खुलते चले गए तो उसमें जो है वो उसकी मौत भी साबित हुई। फिर इसके साथ जो है वो ज्यादती की भी तस्दीक की गई और फिर ये भी पता लगा ठीक है। और पुलिस कि अभी भी दवा अपने की रिवायती अंदाज में अभी भी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद थे। और ये छोटा सा बच्चा है 7 साल का, तमाम वालिदैन से भी यही कहना चाहेंगे कि अपनों का ख्याल रखें, अपने घरों तक उन्हें महफूज रखें और कहीं पर बच्चे अगर जाते हैं तो फ़ौरन से पहले उन्हें चेक करें कि वो कहाँ पर हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और अगर वो ज़्यादा देर तक लापता हैं तो फौरी तौर पे इसको संजीदा लिया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं मनफी सोच की। मनफी सोच मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। एक मनफी सोच भी मनफी सोच ही कामल पैरा है ना, मतलब आप सोच वो है जो कि आपकी अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाती है, और दूसरी मनफी सोच ये होती है कि जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आती, वो किसी किस्म का भी हो, और ये भी एक वही मनफी सोच ही है जिसका हम नतीजा देख रहे हैं। तो बात करते हैं इसके खात्मे के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ हो सकता है। लाइफ कोच इरम बिनते सफिया हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इरम, क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से मनफी सोच, चाहे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली हो या दूसरे को, इससे छुटकारा, इससे बचाव कैसे मुमकिन होगा? इरम, आप हमें सुन पा रही हैं? इरम बिनते सफिया से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लाइफ कोच हमारे साथ होंगी और हम बात कर रहे हैं मनफी सोच के ऊपर। हम लोग अगर किसी के बारे में बुरा गुमान करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं, तो उनको किस तरह से अपने माइंड से निकाला जाए, क्योंकि वो हमें जलन और हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला कर सकते हैं, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, हसद का शिकार हो सकते हैं, क्यों हम इस तरफ जाते हैं। और एक बड़ी वजह तो खैर मेरे ख्याल में वो जो हम देखते हैं उसके बराह रास्त असरात होते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम टीवी पे, मूवीज़ में, ड्रामों में, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं। तो जो हम देखते हैं वो कॉन्शियस ना होते हुए भी सब कॉन्शियस में हमारे अंदर एक चीज़ वो समो जाती है, और वो कच्चे जहन, वो नाबालिग जहन जो कि अभी सही तरह से अपनी शख्सियत साजी के मराहिल पूरे नहीं कर चुके होते, वो इसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं। और हम देखते हैं जुनेद, ये छोटा है या बड़ा है, कोई किसी भी एज का बंदा इससे मुतासिर हो सकता है, उसके जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ सकते हैं, बिल्कुल मनफी सोचें आ सकती हैं, जिसकी बिना पर वो कभी तो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं और कभी दूसरों को नुकसान पहुंचा लेता है। और जिस तरह से हम हसद की बात कर रहे थे, वो भी एक एलिमेंट है कि आप किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, उसके पास कुछ अच्छा देख कर आप उससे एक जलन, एक हसद महसूस करते हैं और फिर उसके लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इसके लिए कुछ बुरा किया जा सकता है, या अगर इसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो। ये तमाम वो मनफी सोचें हैं जो आपके जहन पर जब आती हैं तो आपकी अपनी शख्सियत को भी आप ख़राब कर बैठते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी ख़राब होती है और फिर आप दूसरे को भी डैमेज करते हैं। तो इससे हमारी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, हमारे बच्चे उससे क्या सीखते हैं, जो चीज़ें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन्हें, या फिर उन्हें सोशल मीडिया से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उससे भी बहुत सारे मनफी असरात जो हमारे बच्चों की जहनों के ऊपर मुरतब होते हैं। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं इरम बिनते सफिया, लाइफ कोच हैं। वेलकम टू शो कहेंगे इरम आपको। इरम, ये जो सूरत हाल जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं और जो वाक़या जो थोड़ी देर पहले हमने जिसके हवाले से एक खबर भी दी है कि बच्चे की लाश मिली है, ये किस जहनियत के मालिक होते हैं, किस तरह से आप इस सोच तक पहुँचते हैं या इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि आपने किसी के साथ ज़्यादती करनी है या किसी को जान से मार देना है? ये मनफी सोचें किस तरह से आपके माइंड में पनपती हैं? और ये 7 साल बच्चा जो कि एक मासूम फूल हो सकता है, कली हो सकती है, जिसको आप रोंद जाते हैं, ये किस तरह की सोचें हैं जो कि आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, किस जहनियत के लोग हैं ये, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि मेरी बात क्लियर हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट पेशेंस टू द फैमिली एंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, आमीन। दूसरा ये कि ये एक प्रोसेस है, एक कड़ी है जो बहुत अर्ली ऑन जब इंसान कैच ऑन नहीं करता तो नफरत पनपती जाती है। जब यहाँ पे अमेरिका में पिछले साल ये हुआ था कि जब गाज़ा इंसिडेंसेस शुरू हुए थे और हेट स्पीच शुरू हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 70-year-old आदमी ने अमेरिका में शिकागो में एक 6 साल के बच्चे को कोई 20+ टाइम्स दफ़ा स्टैप, अगर आप लोगों को ये खबर याद हो। जी बिल्कुल तो याद है। बच्चे को नहीं जानता था, उसे कुछ नहीं पता था उस बच्चे को, उसके दिमाग में सिर्फ एक हेट थी, एक नेगेटिविटी जो हेट तक पहुँच गई हुई थी, और उसकी वजह से किसी
इंसान को हर्ट किया, वो भी एक मासूम बच्चे को, तो आराम से हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर शुरू कहाँ से हुआ? और अगर मैं एम्पैथेटिकली ये बात करूँ तो बहुत सारी महरूमियाँ इंसान के बचपन से जब कैच ऑन कर लेती हैं और फिर एनवायरनमेंट उसको मज़ीद बढ़ाता रहता है, तो ये कंडीशन हो जाती है इंसान की। और इरम, एक चीज़ ये भी है, गालिबन आप तस्दीक कीजिएगा, हज़रत अली का गालिबन ये कॉल है या किसी अहम शख्सियत का, कि नफ़रत की आग में पलने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो जहर का प्याला तो ख़ुद पिए, और वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा जो उसका मुखालिफ है उससे मौत उसकी वाक़ई हो जाए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि वो नुकसान तो अपना ही कर रहा है इससे। बेशक बेशक, इसीलिए तो वो एक बहुत फेमस अब एक टर्मिनोलॉजी बन गई है कि सेट योरसेल्फ फ्री बाय फॉरगिवनेस, कि बात को खत्म करने की कोशिश करो। बट देन अगेन इट्स कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और उसके करने के लिए जो एक इंसान को अपने किरदार पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने आप पे जितना काम करना पड़ता है, वो जिसको कहते हैं ना नफ्स मरोड़ मरोड़ हो के आना मुश्किल काम है। आपने कहा है कि मेंटल डिसऑर्डर होना, अगर ये मेंटल डिसऑर्डर है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस तरह के लोगों की पहचान किस तरह से की जाए? कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव थॉट्स वाले लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी हसद में जल रहे हैं, किसी ना किसी मनफी सोच के साथ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उनसे अपने आप को और अपने बच्चों को आपने बचाना है। इनको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी कि क्या इनकी क्या हरकत होती हैं, या क्या वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और किस तरह की मेंटल स्टेज है ये? हाँ, दूसरों से इस तरह से देखें। अच्छा चलें, अगर एक आम सोसाइटी की, हेल्थी सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक, एक घराना है, ठीक, और उसमें 4-5 बुजुर्ग हैं और 4-5 बच्चे हैं, चलें इस तरह से ले लें। लेकिन एक बुजुर्ग जो है उसकी दूसरे से, एक बड़े की दूसरे बड़े से खटपट चलती आ रही है। अब उसका जो एक बचपन का या एक अरसे का गुस्सा है, अब वो इतना बढ़ गया कि उसके बच्चों पे निकलना शुरू हो गया है। इन द नेम ऑफ हैविंग गुड फैमिली रिलेशनशिप्स, जिसको हम कहते हैं ना कि हम रिश्तेदारियों को काटते नहीं, रिश्तेदारियों को बना के रखते हैं, ज़रूर बना के रखें। एथिकली, इस्लामिकली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि आपने खुद अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। हमारा दीन अकल इस्तेमाल करने की बात करता है कि आपने फिर खुद प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और किसी और को, यानी अपनी औलाद को, किसी के शर से। क्या शर वाकई में होता है? होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को दुआएं सिखाएं कि हम शर से पनाह मांगे, इंसान का शर, राइट? तो द फर्स्ट थिंग अबाउट जेलसी इज़ कि वो आपको हमेशा हकारत से, या तो डायरेक्टली हकारत से बात करेंगे, या फिर आपको पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स देंगे, या बैक हैंड कमेंट्स देंगे, मतलब कि हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, या ये कौन सी है, या आपको कंपैरिजन में डाल देंगे, या आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपकी अपनी ज़ात कचरा है, कुछ नहीं। एंड ये एक सेंटेंस से नहीं होता, ये कंटिन्यूअस। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएगा इरम कि वो शख्स जो कि इस का शिकार हो चुका हो, चाहे वो हसद है या फिर जेलसी है, क्या उसे खुद ही वो किरदार अदा करना होगा? खुद से वो क्या क्या इकदाम कर सकता है अगर वो चाहता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले? और उसके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ को, उससे हेल्प आउट कर सकते हैं उसको बाहर निकालने में? लेट्स टॉक अबाउट टू केसेस, ठीक है? एक होता है कि एक इंसान है, उसको अकल है लेकिन उसका दिल छोटा पड़ रहा है, ठीक, और तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ अस हमारा दिल छोटा पड़ जाता है। वो होता नहीं, वो जो आप किसी को यूं कर, हाँ ठीक है, लाइक हुआ क्या है, उसने आपको क्या कहा है, लेकिन आपने एक एक्सप्रेशन दिया है बिकॉज यू फेल्ट समथिंग इन योर हार्ट। अगर आपको ऐसा हुआ, आप एक्नॉलेज करते हो इस बात को, आप अवेयर हो, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी नेम, अवेयर तो हो कि आप कर क्या रहे हो, तो फिर आप अपने आप को रोक सकते हो। और हाँ, मैं हमेशा ये कहूँगी, हर इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, हम सब ग्रेज में चल रहे होते हैं। मैं हो सकता है आपकी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मेरा दिल किसी के लिए छोटा हो रहा हो। अगर मैं अब बार बार आके बुराई कर रही हूँ और शिकायत कर रही हूँ, लेकिन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के, और आप जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं अच्छाई की, तो आप मुझे बोलोगे यार व्हाट इज हैपनिंग विद यू, क्या हो रहा है, मतलब क्या है तुम्हारे साथ? अच्छे दोस्त आपको, या अच्छे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अकाउंटेबल ठहराते हैं, आपसे पूछते हैं। यहाँ से इंसान को, ठीक, उसके बाद आपको अपना तज़किया करना पड़ता है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। आपको थेरेपी पे जाना पड़े तो आप जाओ, अगर आपको कोचिंग पे जाना पड़े, नर्सों से मुझे नहीं पता कि मुझे उससे तकलीफ,
अच्छा इनम काउंटेबिलिटी या फिर कैथारसिस ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद उस चीज़ का कैथारसिस करना, अपनी खुद की बखुद एहतसाबी करना, वो कितना ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर से खुद ख़त्म कर पाएँ। दूसरे जो हमारे अंदर महसूस करेंगे वो तो बाद में करेंगे, हमें खुद को पता होता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियाँ मौजूद हैं, कौन सी बुराइयाँ हमारे अंदर मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पनप रही हैं और किसी बहुत बड़ी मुसीबत का पेश हेमा भी हो सकती हैं। तो हम उसको खुद से किस तरह से ओवरकम करें कि अपने अंदर से पुल आउट कर सकें? ये वो इंसान कर सकता है जो गिल्टी फील करे, जो फील करे कि उसने कुछ गलत किया है। मेजॉरिटी ऑफ द हसद इतनी बुरी बीमारी है, वो शैतान की इतनी मतलब कि इतना धोखा है वो, और हमारी अपनी ज़ात की कमियां खामी कि हमें पता ही नहीं चलता, हम गिल्टी ही नहीं फील करते। जो शख्स एक हर गिल्टी फील करे ना, इसका मतलब है आप उसको अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में कहोगे तो उसका जी ज़मीर जागा हुआ है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में, ह्यूमनिस्टिक टर्म्स में आप बोलोगे तो आप कहोगे कि उसमें अभी ये काबिलियत है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करके देख सकता है कि यार मैंने किया क्या, इज़ दिस आउट ऑफ माई नॉर्म, मतलब क्या मैं ऐसा हूँ, और अगर मैं ऐसा बन रहा हूँ या बनती जा रही हूँ ऐसी, तो फिर मुझे अपने साथ इलाज करवाने की ज़रूरत है। अब अगेन ये वो लोग कर सकते हैं जो अभी अपनी अंधेपन में, अपने हसद की जलन बहुत दूर तक। मैं एक चीज़ छोटी सी ये कहना चाहूँगी कि जो हेट स्पीच होती है, ये इंतहाई बड़ी बीमारी है, इंसान को पता भी नहीं चलता, और कब उसका दिल जो है खाम में किसी से नफरत करने लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरम बिंत सफ़िया लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थी। अपने दिलों से नफ़रतें निकालें, मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, याद करें और दूसरों के लिए मनफी सोचें अपने जहन में ना आने दें, और अगर आती हैं तो अपना कैथारसिस खुद करें कि बहुत सारी कमियां आपके अंदर भी मौजूद होंगी। अगर आप दूसरे को ब्लेम ठहरा रहे हैं, दूसरे को गलत समझ रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी कोताहियाँ आपके अंदर भी मौजूद होंगी, और इसी तरह से आप अपना कैथारसिस करें, दूसरे भी अपना कैथारसिस करें, और ये बुराइयाँ और ये मनफी सोचें अपने जहनों से निकाल दीजिए। जी, अब कुछ बात हो जाए सैफ अली खान की। उनका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट है, उनका इलाज कर दिया गया था लीलावती अस्पताल के अंदर, वो ज़ेरे इलाज हैं और कुछ परेशान दिखाई देते हैं। ज़ाहिर बात है एक मुश्किल वक्त है करीना कपूर के लिए भी, सैफ अली खान के लिए भी, और एक ट्वीट भी उन्होंने की जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। मद्दार जो है वो मोहब्बत में उनका पूछना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, लेकिन जो करीना कपूर ने जो एक पोस्ट जो है वो लगाई, उन्होंने उसमें ये कहा है कि हमें अकेले छोड़ दिया जाए और खुदा के लिए सबको खत्म कर दें। A heart लीव अस अलोन और फॉर गॉड सेक, यानी कि एक डिप्रेशन से भरपूर, परेशानी से भरपूर ये ट्वीट है जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए इस मुश्किल वक्त में, उनके लिए दुआ गो हो, और मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा उस पर बात ना प्राइवेसी उन्हें देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हर फैमिली के अंदर कुछ अगर मसाइल चल रहे हैं तो उनको वो अपने कवर करके रखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, आप उनके लिए बस दुआ करें और उनको आज़ाद छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उनको अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दें और इन मुश्किलात से निकलने दें। मज़ीद इश्यूज़ पे नाज़रीन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मौसम की। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई की जा रही है और पारा जो है सिंगल डिजिट पर जाने का इम्कान है, यानी कि इस बार मौसम जो है या सर्दी कह लें, कराची वालों पे मेहरबान है, बाकी जो पाकिस्तान है उसमें नॉर्मल मौसम। पूरे पंजाब में इतनी सर्दी नहीं पड़ रही जितनी इस बार सिंध में पड़ रही है, कराची शहर में सर्दी पड़ रही है। तो जनाब ये बताया जा रहा है कि 24 जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा वहाँ से ये सर्द हवाओं की लहर जो है वो शुरू होगी और फिर सिंगल डिजिट तक टेम्परेचर जाएगा। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला है जो मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन बारिश कब होगी ये सवाल मुसलसल जारी है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, एक तो कराची के मौसम को लेके क्या फोरकास्ट है, कितनी सर्दी इस बार पड़ने जा रही है, और वही सवाल कि बारिशें कब होंगी जिससे मौसम में ज़रा पॉजिटिव चेंज आए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में ज़ाहिर है कि जब कोल्ड एयर बलूचिस्तान वगैरह पे से वेस्टर्ली वेव के निकलने के बाद नीचे आती है शुमाल से हवाएं, तो फिर सर्दी बढ़ जाती है। तो बलूचिस्तान भी अभी पिछले 2-3 दिन बारिश चल रही है, आपने नोट किया होगा। बर्फ़बारी भी हुई है, ज़ियारत और ज़ोक, चमन और दूसरे कान में तरजई और मुस्लिम बाग वगैरह के इलाकों में, कोयटा में भी हल्की फुल्की स्नोफॉल की ट्रेसेस हुई थी। लेकिन बारिश चंद एक जगहों पे बलूचिस्तान में अच्छी हुई, जैसे चागी डिस्ट्रिक्ट में, गवादर साइड पे भी, और कोयटा इटसेल्फ और इधर उधर दूसरी जो गिरदुनवा का इलाका है वहाँ भी
ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हुई है और इस तरह से ऊपर आज केपी में भी बारिश हुई है, जब बेशतर इलाकों में खासकर जो अपर केपी है, स्वात पूरा मलाकंड डिवीजन हो गया और उस तरह दूसरी तरफ हज़ारा डिवीजन में भी, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है और कश्मीर में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी सी हुई है और इस तरह से ये स्पेल चल रहा है। तो सरफराज साहब, अगर हम देखें तो ओवरऑल सर्दी की शिद्दत उतनी नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जनवरी का जो महीना था वो खासा सर्द रहता था और धुंध का जो है वो हर तरफ हम धुंध ही धुंध देखते थे, धुंध का राज होता था। इस बार ना तो उतनी धुंध है, ना ही वो सर्दी की शिद्दत है और बर्फबारी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन इलाकों में बर्फबारी शदीद हुआ करती थी वहाँ पर भी कम हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? बारिशें पंजाब में तो बहुत ही कम हो रही हैं। जी ऐसे ही है, आपसे पहले भी शायद बात हुई थी कि इस दफ़ा का विंटर ड्राई विंटर है, उसमें बारिशें बहुत कम है। बेसिकली जो पाकिस्तान में बारिशें सर्दियों की होती थी ना, वो अमूमन यानी एक तो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर और फिर उधर अटलांटिक ओशन में एक फिनोमेना होता है जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन कहते हैं, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस का बढ़ना और कम होना। एक तरह से वो यहाँ के उधर से वेस्टर्ली वेव पे यानी यूरोप से होती हुई फिर मिडल ईस्ट से होती हुई हमारे यहाँ पहुँचती थी। तो वो NAO जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, वो अगर पॉजिटिव फेज में होता है या न्यूट्रल फेज में तो फिर यहाँ अच्छी बारिशें होती थी। लेकिन सरदार साहब, हम भारत का मौसम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो भारत के अंदर जो है वो इस बार कहा जा रहा है कि जनवरी फरवरी और मार्च शदीद सर्दी के महीने होंगे। वहाँ पर इतनी सर्दी क्यों है? दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने वहाँ पर सरतरीन महीने कहा जा रहा है कि इतने वक्त में ये पहला साल होगा जहाँ पर शदीद सर्दी पड़ेगी भारत में। तो हम भारत के बिल्कुल हमसाया मुल्क हैं, हमारे यहाँ वो जो सर्दी की लहर है वो नहीं उस तरह से पहुँच पाती है जिस तरह से आप बता रहे हैं। अटलांटिक ओशन के अंदर जो हवाएँ चलती हैं और जो सर्द एक हवाओं का दौरानिया होता है वो पाकिस्तान के अंदर भी दाखिल होता है, इस बार वो नहीं देखने को मिल रहा। देखिए हमारे यहाँ भी दिसंबर में तो अच्छी सर्दी पड़ी है। अब आपको मैं याद दिलाऊं, जो 2023 का नॉर्मल देन एवरेज गया था, इसी तरह से गया था, यानी मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर रहे थे पाकिस्तान भर में। और इस दफ़ा दिसंबर में कम रहे हैं, एवरेज से कम टेम्परेचर रहे हैं और दिसंबर में अच्छी सर्दी पड़ी है। जनवरी में चूँकि दो हल्की फुल्की वेव आई हैं, जैसे एक वेव अभी चल रही है, तो जब वेस्टर्ली वेव चल रही होती है मुल्क के किसी भी हिस्से में, तो इसका मतलब है कि कोल्ड एरिया जो साइबेरिया से ठंडी हवाएँ जो सर्दी असल में लाती हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं, वो एक तरह से रिसीड कर जाती है कोल्ड वेव। तो इस वजह से अभी तक उस तरह का रहा। फिर भी कुछ एरियाज़ में तो जैसे आपके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो अच्छी पड़ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में उतनी शिद्दत की सर्दी नहीं है अभी, और उसकी वजह वही वेस्टर्ली वेव का एक तरह से प्रिवेल करना है, जो करंटली आपको दिख रहा है कि जी की सर्दी कम है। अब ये वेव निकल जाएगी कल या परसों तक बिल्कुल पाकिस्तान भर में से, तो फिर हफ्ते में बारिशों के हवाले से अगर फिर से आपसे जानना चाहें सरफराज साहब, पंजाब में, सिंध में, केपी या फिर बलूचिस्तान में कहाँ किन किन हिस्सों में बारिश मुतवक्की है और कितनी होगी? देखें जो ये स्पेल चल रहा है ना बलूचिस्तान में, तो आज शाम तक या रात तक है, लेकिन फिर एक और हल्की सी वेव है बलूचिस्तान में दोबारा से, खासकर जो ईरान के साथ लगता है, चागी डिस्ट्रिक्ट हो गया और नीचे केज डिस्ट्रिक्ट हो गया, उन इलाकों में अगले 2 दिन में वक्फे से बलूचिस्तान में है बारिश। और जो ऊपर हो रही है केपी में और इसी तरह से इस्लामाबाद में बूंदाबांदी हुई है और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ भी कल तक है ये वेव, उसके बाद निकल जाएगी। और फिर 24 से ये है कि जी फिर सर्दी बढ़ जाएगी। 24 से ऑनवर्ड में ये कहना चाह रहा था कि सर्दी अगला जनवरी के आखिर तक, जब तक कि दूसरी वेव नहीं आ जाती, 29 जनवरी तक कम से कम 24 से लेकर 29 तक फिर पूरे मुल्क में मौसम खुश्क और ज़्यादा सर्द होगा। सरदार साहब, ये तो आपने जनवरी का एंड बता दिया, फरवरी की क्या फोरकास्ट है? फरवरी के अंदर मौसम कैसा रहेगा? क्या गर्मी देखेंगे हम या सर्दी रहेगी? देखें डिपेंड करता है, जैसे आपको याद होगा कि पिछला साल भी हुआ था कि फरवरी यानी जनवरी के आखिर से बारिशें शुरू हुई थी और फरवरी खासा वेट गया था, फिर मार्च खासा वेट गया था, तो वो मुसलसल बारिशें हो रही थी। और अगर उस तरह की कैफियत रह जाती, जिसका इम्कान कम है, वैसे ये विंटर जो है, पहले मैंने आपसे कहा कि ड्राई विंटर है, इसमें इतनी बारिशें मामूल से काफ़ी कम दिखाई देती हैं। तो डिपेंड करता है कि वेव जब कोई इस तरह की आएगी बारिश और बर्फबारी अगर बरसाती है, तो फिर तो उस एक आध हफ्ते में उसके बाद जो होता है, ख़ासकर
वेव के गुजरने के बाद वो सर्दी रहेगी। अदरवाइज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी उसकी फरवरी के मिड तक सर्दी रहती है, उसके बाद तो फिर दिन की सर्दी तो ख़त्म ही हो जाती है मैदानी इलाकों से, अलबत्ता रात खुनक रहती है। तो फिलहाल तो गर्मी इस की तरह शिद्दत की बात कर ली जाए तो, क्योंकि सर्दी की शिद्दत तो मामूल के मुताबिक अगर देखें तो थोड़ी कम ही है, लेकिन गर्मी क्या भरपूर अंदाज में आएगी इस बार? गर्मी की शिद्दत के हवाले से क्या बताते हैं आप? अभी कुछ कहना कबलस वक्त है गर्मी के बारे में। आप देखिए वो चूँकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट होती है ना चीज़ें, तो अब मतलब इतना एडवांस में फोरसी करना एक तरह से वो उतनी एक्यूरेसी नहीं होती उसकी। तो वो तो मार्च के शुरू होते ही कुछ आइडिया होगा कि आने वाला जो सीजन होगा। सरदार सरफराज साहब, हम मार्च आने पे पता चलेगा जी कि गर्मी होगी या सर्दी होगी। वैसे तो सर्दी की शिद्दत इस बार जुनेद भी महसूस नहीं कर पाए। जुनेद हर बार पूछते हैं कि ना बारिशें हो रही हैं ना सर्दी की वो शिद्दत है, खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में जो सर्दी होती थी इस बार वो सर्दी हमें देखने को नहीं। जी हाँ, लेकिन इशाल बहुत मुतमईन है क्योंकि इनको सर्दियाँ पसंद नहीं है और वो खान साहब वाली ज़रा तबीयत पाई जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे, सिर्फ इशाल का मामला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगमरमर से तामीर करदा ताजमहल की, जो दुनिया के अजायब में से एक है और जिसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए मोहब्बत की 17वीं सदी में तामीर करवाया। बिल्कुल जी, और मुमताज़ शाहजहां की तीसरी और सबसे ज़्यादा महबूब अहलिया थी और उनकी मोहब्बत की दास्तान एक अनोखी कहानी है। खूबसूरत इमारत की ताज़ीन व आराइश में इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थर पाकिस्तान से मंगवाए गए थे और इतनी मोहब्बत थी उन्हें कि उन्होंने मुमताज़ बेगम के मरने के बाद उनके लिए ताजमहल तामीर करवा दिया। तो उनकी यादगार से मुतल्लिक ये रिपोर्ट देखते हैं। जो ताजमहल था ये मुमताज़ बेगम की याद में बहाया गया एक आंसू है। तो क्या ही मोहब्बत थी, लाजवाल कहानी। और फिर एक और कहानी भारत में ही पेश आई, जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज़्यादती हुई और फिर वो केस जो है वो ज़्यादती हुई, उसको इतनी ब्रूटली उसको कत्ल किया गया है, उसके साथ रेप किया गया, मुजाहिरों का एक तूफान देखा गया था भारत भर के अंदर, खासतौर पर डॉक्टर्स की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से। अदालत ने फाइनली मुजरिम को सज़ा सुना दी है। भारत में मगरबी बंगाल की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से असमत दरी और कत्ल के मामले में मुजरिम को सज़ा सुना दी है। अदालत ने इस असमत दरी कत्ल के मामले में कसूरवार करार दिया है संजय राय को और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही अदालत ने संजय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है। मुजरिम संजय राय के लिए मुतासरा ट्रेनी डॉक्टर के वालिद ने सज़ाए मौत का मुतालिबा किया था, लेकिन अदालत ने इस मामले में दी जाने वाली कम से कम सज़ा यानी ताहयात कैद की सज़ा सुनाई है। जी, आप यकीनी तौर मौत की सज़ा इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे किरदारों को, और ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो या दुनिया का कोई भी ख़ित्ता हो। ऐसे दरिंदों को करार वाक़ई की सज़ा मिलना। और फिर एक मुलजिम को नहीं, जितने लोग उसमें मुलव्विस थे, क्योंकि वो एक गैंग रेप था, तो उन तमाम लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए थी और सज़ाए मौत के ही हकदार ठहराए जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स मुतारिफ कराने वाले अशरफ ताई शदीद अलील हो गए हैं। अशरफ ताई को कौन नहीं जानता। दिल के आर्जे, गुर्दे और शुगर की मर्ज़ में इस वक्त वो मुब्तला हैं और हमारे पाकिस्तान के एक और हीरो इस वक्त माली मुश्किलात के बायस इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और जब मार्शल आर्ट्स का नाम आता है तो अशरफ ताई को हम भूल नहीं सकते। बहुत सी खदमात हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो कि मार्शल आर्ट से मुतारिफ़ करवाने वाले अशरफ ताई, और उनकी अहलिया जो हैं समीना अशरफ ने हुकूमत से इलाज की अपील की है। तो ये बड़ी ही मखदूस सूरत हाल है, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए कि इस तरह के जो हीरोज़ हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, बच्चों के लिए। तो यकीनी तौर पे इस वक्त जो उनको ज़रूरत है, हुकूमत पंजाब से हम दरख्वास्त करेंगे, जो भी जिस भी सूबे की हुकूमत हो, विफाक हो, वो आगे बढ़ें और इस वक्त अशरफ ताई के इलाज में अपना किरदार अदा करें। तो सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, सलाउद्दीन इस वक्त उनकी बेगम के साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करते हैं कि वो क्या इस वक्त कहना चाहती हैं। गवर्नमेंट के साथ उनकी क्या बातचीत की इस हवाले से कोई हो रही है कि वो अशरफ ताई के इलाज के लिए हुकूमती सतह पर क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं। तो आप हमें बताइएगा सलाउद्दीन, क्या कहना है।
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मार्शल आर्ट जो मुतारफ़ करवाने वाले अशरफ ताई आजकल शदीद अलील हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से भी इत्तलात हैं कि उनको काफ़ी माली मुश्किलात का भी सामना है। तो हमारी उनकी अहलिया जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, समीना अशरफ। उनसे जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। आप बताइएगा कि आपको जो है किन किन मुश्किलात का सामना है और क्या कहना चाहती हैं, और उनकी तबीयत अभी कैसी है? देखिए, सबसे पहले तबीयत के बारे में मैं बताऊंगी कि ताई सर की तबीयत अभी सही नहीं है, क्योंकि वो आईसीयू में हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं, और अब टेस्ट के बाद ही वो बताएंगे कि आपने स्टैंड डालने हैं या क्या करना है, क्योंकि उनको किडनीज़ का प्रॉब्लम भी है, शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह भी साथ है। और हार्ट का देखें, उनको हार्ट का प्रॉब्लम इसलिए भी इंसान को होता है कि आप टेंशन लेते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं, और हमारा माली मुश्किलात से मुराद ये है कि ये जगह जो है रेंट पे है, ताई सर का घर रेंट पे है, फ्लैट में हम जिसमें रह रहे हैं, तो वो इंसान परेशान होता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी अपने कंट्री के लिए वक्फ कर दिए, तो आपने इतना नहीं किया कि उन्हें कोई जगहें दी जाती कि वो अलग अलग जगहों पे, एक इतना बड़ा नाम है वो इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पे बनाते। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि एक तो ताई सर का इलाज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करवाया जाए, सारी जो उनकी किडनीज़ की या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अलावा फिर उन्हें इस तरह की जगहें और ये चीज़ें बना के देनी चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी जगहें हम सुन रहे हैं जो उनके शागिर्द हैं, उनको कहीं लियारी में बना के गवर्नमेंट दे रही है, कहीं दे रही है। मतलब जो लेजेंड बैठा हुआ अशरफ ताई, उसके लिए नहीं देख रहे कि यार उसे हमें करना चाहिए जिसने इन सब शागिर्दों को आगे बनाया, उनके तवस्सुत से आए। तो उनके पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं। आज 55 साल हो गए जो इस नुमाइश पे वो ताई कराटे सेंटर में है, और ये हमारा रेंट पे है। जिस तरह कई रोज़ से जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, तो हुकूमती सतह पे किसी ने आपसे रब्ता किया? फ़िल वक्त देखिए, डायरेक्टली किसी ने ऐसा कोई रब्ता नहीं किया। उनके स्टूडेंट्स के तवस्सुत से, जो ताई सर के स्टूडेंट हैं, वो हॉस्पिटल में उनकी आगे पीछे बड़ी जान पहचान है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी हमारी सपोर्ट की है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। दीगर उनकी बीमारी के हवाले से बताइएगा कि अभी उनको कौन कौन सी जो है वो डिजीज़ ला है? मैंने अभी शायद ज़िक्र किया है, मैंने बताया है कि एक उन्हें 11 साल पहले किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, किडनी फेल हो गई थी, और फिर हार्ट का ये अचानक से हो गया, और ब्लड प्रेशर और शुगर तो उनके साथ साथ ही है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन इस हवाले से हुकूमती सतह पर अभी तक उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया, और ना ही उनके इलाज के लिए जो है उनकी अहलिया या किसी और से कोई रब्ता किया गया। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, हम वेट कर रहे थे। और हमारा ये अलमिया है कि हम लिविंग लेजेंड्स को भूल जाते हैं, उनके जाने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद हमें ख्याल आता है, फिर हम बात करते हैं कि काश हम उनके लिए कुछ कर पाते। तो अभी वक्त है, हुकूमत सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या विफाक हो, खुदारा इस आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए, उनको इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, आपकी मदद एक्नॉलेज कीजिए उनकी 55 साला ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, और ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसको मेरे ख्याल में सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने लेजेंड्स ऐसे ही गवाते रहेंगे एक एक करके, या फिर उनकी माली इमदाद भी करेंगे, और उनको जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनका अपना ज़ाती घर भी नहीं है, तो खुदारा उनके लिए कुछ कीजिए। पहले तो उनको इलाज करवाइए, ज़मीन, फिर उनको जगह दीजिए, और उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अगर चाहिए, जो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें एक बासलाहियत बना रहे हैं, तो उसके लिए किरदार अदा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके लिए ICC का वफ्द आया जी। बिल्कुल जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ICC ऑफिशियल्स ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है, और ICC ऑफिशियल्स चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए अब कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच चुके हैं। वफ्द ने ग्राउंड के साथ PCB दफातर हो गए, खिलाड़ियों के ब्लॉक्स हो गए, उन तमाम का मुआयना किया है। तो अपग्रेडेशन का ये जो काम है ये 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, और ज़बरदस्त बात है, पाकिस्तान ज़बरदस्त इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे, और इससे भी मज़े की बात है काफ़ी इससे मुतमईन नज़र आ रहा है। ICC भी मुतमईन है। मोहसिन नकवी साहब ने ये काम शुरू करवाया था, और वो खुद इसको देख भी रहे हैं, इसकी सुपरविजन भी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि अपग्रेडेशन भी हो जाएगी और इवेंट भी शानदार होगा। तो हम बड़े पुरुमीद हैं, और साथ में इस जो एक्साइटमेंट है उसको मज़ीद दुबारा कर दिया है भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर की तरफ से। जनाब, कहा जा रहा है कि जी इस इवेंट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान फेवरेट है। जी बिल्कुल, और
सुनील गावस्कर जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका फेवरेट है, तो इस पर भारतीय गुस्सा जो है वो जो तो मीडिया तो वैसे ही का। आपको पता है कि आग बगोला हो जाता है पाकिस्तान के हक में को बात करे, और इस तरह की बात कोई इंडियन करे तो मेरे ख्याल में उनका तो बस नहीं चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, तो उनमें से जो 2 ग्रुपों में तकसीम है, टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर उन्होंने कहा 15 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं, तो ग्रुप बी में अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जो मेरी फेवरेट टीम है वो है पाकिस्तान। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में मान रखना होगा, लाज रखनी होगी इस फोरकास्ट की, इस प्रेडिक्शन की भी। पाकिस्तान को जमकर खेल पेश करना होगा, और क्योंकि हम दिफाई चैंपियन भी हैं, होस्ट भी हैं, तो यकीनी तौर पे हमें इज्जत पे बात आ गई है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बात हो जाए कुछ मूड की, तो जिस तरह से परफॉर्मेंस की बात हो रही, तो अगर मैच अच्छा ना खेले हमारी पाकिस्तानी टीम तो शायकीन क्रिकेट के मूड खराब हो जाते हैं, और हमने देखा मूड ठीक करने का एक तरीका है हमारे पास, और वो ये कि आप आइसक्रीम खाएं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, यही सूरत में नहीं है ये जुनेद, इसलिए नहीं है कि हम खिलाड़ियों को इजी कर रहे हैं कि भाई आप जैसा मर्जी खेलें, हम अपना मूड ठीक कर लेंगे, बल्कि ये इसलिए है कि अगर किसी की वजह से भी आपका मूड खराब हो गया है तो आप आइसक्रीम खा लीजिए, अपने मूड को दोबारा कीजिए, अपने मूड को रिफ्रेश कीजिए। और वैसे ये 2 चीज़ों के साथ है ये मामला, एक आइसक्रीम और दूसरा चॉकलेट भी खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे है, आपकी तबीयत तरोताज़ा हो जाती है, अजीब सी खुशी का एहसास होता है। बिल्कुल, जो कि आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं वो उनको एकदम से एक्टिवेट कर देता है, और आप हैप्पी हार्मोन्स के साथ एकदम खुशी महसूस करते हैं, और फिर आप खुलकर हंसते भी हैं और आप एकदम खुशगवार। अच्छा, वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको, जिस तरह आइसक्रीम की हम बात कर रहे हैं, चॉकलेट है या चाय भी इवन, जिसको पीने से आपको ज़रा थोड़ी सी राहत मिलती है या आपका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, ख्वाहिश ये भी होती है कि आपके साथ ये जो चीज़ें खा रहे हैं कोई अच्छा कंपेनियन भी हो, एक ऐसा आपको साथी भी चाहिए, ऐसा साथी हो जिससे आपका मूड और। अच्छा, ये जुनेद की जाती ख्वाहिशात है, लेकिन आइसक्रीम आप अकेले भी खा लें तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, चॉकलेट नहीं देखिए, तो ये तो बहुत ही वो फिर अच्छा सेल्फिशनेस हो जाएगी ना, अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और अकेले में खा रहे हैं तो गलत बात है। आपको किसी दोस्त के साथ, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई बच्चा, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें खाइए, आइसक्रीम खाइए, और किसी अच्छे दोस्त के साथ खाइए, अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ खाइए या पेरेंट के साथ, जिसके साथ दिल करे खाइए, अपने मूड को अच्छा रखिए। बेसिकली मकसद ये है कि अपने मूड को अच्छा रखा जाए। अच्छा जी, हम रॉक की बात कर लेते हैं। डिवाइन जॉनसन जो कि सुपरस्टार और रॉक स्टार तो है ही, एक अच्छे ज़बरदस्त रेसलर भी हैं, लेकिन आपको पता है उनकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आती हैं जिसमें उनकी जो बेटियां हैं उनसे वो बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये देखिए जी, रॉक को उन्होंने क्या बना दिया, जोकर बना दिया, क्लाउन बना दिया, लेकिन ये मोहब्बत का इजहार है, बहुत ही क्यूट दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखिए, बेटियों के भी हमेशा फादर जो होते हैं वो फेवरेट होते हैं, बाप से खासी मोहब्बत रखते हैं, बाप भी बेटियों से और बेटियां भी बाप से क्लोज होती हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत, और रॉक देखे ना जिस तरह बेबस होके बैठे हुए, और वो पूरा चाह रहे हैं कि उनकी बेटियां मनमानी कर लें। अच्छा, और वो आप कोई रेजिस्टेंस नहीं आप देख रहे। किसी ने मेकअप किया है तो किसी ने हेयर स्टाइलिंग की हुई है। अब हेयर स्टाइलिंग के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि कोई हेयर स्टाइल बनाए, लेकिन क्योंकि अब वो बाल हैं और बिल्कुल क्लीन शेव हैं, तो उन्होंने स्टिकर लगा के अपनी जो है ना ख्वाहिश पूरी कर लिया। लेकिन बहुत ही हॉलीवुड एक्टर भी, रेसलर भी, लेकिन बाप भी है जुनेद। और ये आप इनकी एक्शन मूवीज देखें तो अपने मुखालिफिन को या जो विलन्स होते हैं उनको उठा के, अगर मुखालिफिन ये वाली वीडियो देख लें तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर एक फनी वीडियो बनेगी। लेकिन रॉक की मज़ेदार बात यह है कि ये रेसलिंग के मैदान में हो, उसके रिंग के अंदर हो, किसी एक्शन मूवी के अंदर हो, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, और साथ में कॉमेडी किरदार भी इन्होंने कुछ किए हैं और उसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त वो किरदार निभाते हैं। तो एक अच्छे एक्टर होने के साथ एक अच्छे बाप भी हैं, और अपनी बेटियों से जो मालियाना मोहब्बत है उसका इज़हार वो इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। और अगर हम देखें ना तो बेटियां बनाना क्या चाह रही हैं अपने बाबा को, इस वक्त मेरे ख्याल में अपनी मदर की कमी भी पूरी करना चाह रही हैं, क्लाउन भी बनाना चाह रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बड़ी अच्छी लिपस्टिक भी लगाई हुई है। और ये आप खूबसूरत अंदाज है एक बाप का अपनी बेटियों के लिए, वालिहाना मोहब्बत है। इस वीडियो के साथ आज प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।